दोस्तों नमस्कार। बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। नक्शे पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिणाम आए। इसीलिए जो रुझान आए हैं और जो परिणाम आ रहे हैं, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है, हिंदुस्तान के मतदाता को सलाम। अच्छे अच्छे लोगों के गणित बेकार हो गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह के परिणाम आएंगे और आफ्टर ऑल वो परिणाम हमारे सामने। ऐसा क्यों हुआ, क्या सीखने को मिला, इस सब बातों से आज हम थोड़ी सी चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, पुराने घटनाक्रम को अगर दोबारा देखें तो बहुत कुछ चीजें समझ में आती हैं कि वोटर किस तरह से काम करता है। पॉलिटिकल पार्टीज, सरकारें अपने लेवल पे बहुत काम करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल वर्डिक्ट तो वोटर का है। बहुत तरह की बातें कही गई, अनपढ़ वोटर है, गरीब वोटर है, विकास नहीं हुआ, वहां पे गुंडागर्दी है, जातिवाद है, हर तरह की बातें हुई और उन सब आधारों पर एक तरह का समीकरण बैठाया गया और ये एग्जिट पोल और बाकी पोल्स ने ये बताया किसको कितना चुनाव में फायदा या नुकसान होगा। लेकिन अब रिजल्ट हमारे सामने है, हम थोड़ा सा जो डेटा है उसको लेके एनालिसिस करेंगे। जैसा मैंने आपसे ये कहा कि इस समय अगर आप बिहार का नक्शा देखें तो चुनावी नक्शा ऐसा कुछ दिखता है, लेकिन अगर आप आंकड़ों में जाएं, थोड़ा और डिटेल में जाएं तो और भी चौंकाने वाले नंबर सामने आते हैं। इसीलिए इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे। आपसे निवेदन है कि अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूं और हम ये देखेंगे कि आफ्टर ऑल बिहार में क्या हुआ और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हुआ। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जो आंकड़े हैं अगर हम ध्यान से देखें तो आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा जो वोट मिले हैं वो मिले हैं आरजेडी को। लालू प्रसाद जी की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी से भी ज्यादा। अब सवाल इस बात का है कि जब इतने सारे वोट मिले और इतने ज्यादा वोट मिले और सबसे बड़ी अगर मैं कहूं कि बहुमत वाली पार्टी है तो वो तो आरजेडी है, लेकिन वो वोट रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट हुए, मतलब कि वो जो रिजल्ट था वो उनके फेवर में नहीं गया, चुनाव कोई और जीता। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसको हमें समझना होगा। जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी जो है इस समय वो आरजेडी के बाद हम अगर ध्यान से देखें तो बीजेपी और जेडीयू, तीन आपको ट्रायंगल यहां बहुत साफ दिख रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था कि कांग्रेस कहां गई। अब कांग्रेस को देख लेते हैं तो कांग्रेस का अगर हम बात करें तो सिर्फ 8.5% के हिसाब से कांग्रेस को यह वोट मिला है। राष्ट्रीय पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी और बुरा हाल। अब अगर हम यहां देखें कि प्रशांत किशोर का क्या हुआ, उनकी पार्टी को कितने वोट मिले, दुख की बात यह है कि पूरी लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, उनको कहीं ना कहीं अदर्स में डाल दिया गया। केजरीवाल जो भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनकी पार्टी को 0.3% वोट मिले हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्शन सिर्फ भाषणों से जीते जाते या सिर्फ यह कहा जाता कि मैं सबसे ईमानदार हूं, मैं सबसे पढ़ा लिखा हूं, अगर चुनाव ऐसे जीते जाते तो हिंदुस्तान की हर विधानसभा और लोकसभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही मिलते, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये हकीकत है। बिहार के चुनाव में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ा था, उनका कहीं अता पता नहीं। इसका मतलब ये है कि चुनाव का जो गणित है वो कुछ और सिखाता है। उसी की चर्चा आज हम आपसे करने वाले हैं। अगर हम पार्टी वाइज रिजल्ट देखें तो आपके सामने यह है, जैसे मैंने पहले कहा कि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट शेयर नहीं मिले, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। यही चुनावी गणित है। आप 1+1 अगर कहेंगे कि 2 होगा, चुनाव में ऐसा नहीं होता है। चुनाव में आंकड़ा कुछ और है। इस बात को हमें समझना होगा। अगर हम नीतीश कुमार जी की पार्टी को देखें
तो नीतीश कुमार जो पार्टी है उसको तो मात्र 19% भी वोट नहीं मिले, अगर जो भी आंकड़ा हमारे सामने है 19%। लेकिन अगर आप उनकी सीटें देखें तो वो दूसरे नंबर पे। यही है चुनावी आंकड़ा, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब हम थोड़ा सा पार्टी वाइज जो एनालिसिस हमारे सामने है उसको देख लेते हैं। हालांकि अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, ऑलमोस्ट आने शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं उस कंफ्यूजन में नहीं जाऊंगा, उसका हम दोबारा से एनालिसिस करेंगे अगर जरूरत पड़ी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, बीजेपी 95 सीट्स, जेडीयू 82 सीट और जनता दल यूनाइटेड सबसे ज्यादा उनको परसेंटेज वोट मिले, लेकिन सीटें मात्र 25 आई। अब आते हैं कांग्रेस को ढूंढते हैं। कांग्रेस का नंबर है 3। इसका मतलब जो रीजनल पार्टीज हैं उनसे भी छोटी पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। अब कांग्रेस इस बात को नहीं मानेगी कि गलती उनकी है, वो तो यही कहेंगे कि साहब वोट चोरी हुई है। अगर वोट चोरी हुई तो फिर आरजेडी को कैसे मिले? क्या सिर्फ कांग्रेस के वोट चोरी हुए? ये बात समझना होगा। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने खेल खेला। अब तो चलो ईवीएम की बात नहीं करी उन्होंने, एक नया शगुफा छोड़ा, वोट चोरी हुई। तो सवाल इस बात का है कि फिर आरजेडी को कैसे मिल गए 25 वोट, 25 सीटें उनको कैसे मिल गई? तो प्रॉब्लम सिर्फ कांग्रेस की है या ऑपोजिशन की है? अगर ऐसा है तो फिर एआईएमआई को कांग्रेस से ज्यादा कैसे मिल गए? सवाल इस बात का है कि जब तक कांग्रेस ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि प्रॉब्लम उनके घर में है, बीजेपी को कोई टेंशन नहीं है, इस तरह से चुनाव वो जीतते रहेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम समझना चाहेंगे इस वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आप ये बताइए, जब चुनाव शुरू हुआ था तो लीडरशिप कौन थी? एक तरफ मोदी, अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी के लोग, केंद्रीय मंत्री, दुनिया भर के लोग वहां पे प्रचार कर रहे थे। ऑपोजिशन में कौन था? लालू प्रसाद के बेटे राहुल गांधी, और कोई नाम याद आता है आपको? और अगर हम और थोड़ा कुरे दें तो प्रशांत किशोर। और कौन गया था चुनाव प्रचार में? जनता किसको सुनना चाहती थी? सवाल यह है कि आपके पास कैप्टन ही नहीं है उस टीम के लिए जो आपको जिता सके। अब सवाल इस बात का है कि पीके की हम बात करते हैं कि साहब पीके बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपको 11 खिलाड़ी चाहिए तो क्या अकेले पीके टीम जिता देगी? पीके ने अपनी टीम को क्यों नहीं बनाया? प्रशांत किशोर के पास पता था, उनको वो चुनाव लड़ाते रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है, लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। पीके के अलावा नंबर 2 कौन है? क्या पीके केजरीवाल का दूसरा रूप है बिहार में? इस बात को समझना होगा। पीके की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने सोचा उनका नाम ही काफी है। अगर उनका नाम काफी है तो क्या मोदी का नाम काफी नहीं है? तो अगर मोदी वहां चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो पूरे बीजेपी की ताकत क्यों लगी थी? अमित शाह क्यों गए थे? नड्डा साहब क्यों गए थे? बाकी बीजेपी के मंत्री और कार्यकर्ता वहां क्यों गए थे? अगर एक नाम ही काफी है तो फिर कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को सीखना होगा बीजेपी से। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि लर्न द गेम बिफोर यू प्ले। पीके ने गेम शुरू किया, ईमानदारी की बात करी, सब अच्छी बातें करी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन खेल क्या ईमानदारी से चलता है? हिंदुस्तान में कितने पढ़े लिखे गुड रिस्पेक्टेड लोग चुनाव में खड़े हुए और हारे, इससे क्या पता लगता है? यहां सिर्फ आपकी ईमानदारी से गुजारा नहीं होता है, चुनाव कुछ और खेल है। हमने देखा श्रीधरन साहब को, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, अपने ही प्रांत से, सबसे पढ़ा लिखा क्षेत्र केरल, वहां से वो चुनाव हारे। किरण बेदी चुनाव हारी। कितने पढ़े लिखे लोग जिनका समाज में स्टेटस बहुत पॉजिटिव है वो चुनाव हारे। यहां तक कि मनमोहन सिंह जी भी चुनाव हारे। कहने का मतलब क्या है? यहां आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी से गुजारा नहीं है। इस पूरे खेल को समझना होगा। पीके ने शुरुआत की, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा मुद्दा सेल्फ सेंट्रिक हो गए। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस तो उम्मीदें वैसे ही लोग नहीं कर रहे थे, तो वहां कहना बेकार है। कम्युनिकेशन मस्ट बी क्रेडिबल। अब इलॉजिकल डिसीजन, हर परिवार को मैं सरकारी नौकरी दूंगा, कौन मानेगा? मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो किया था। 4 लाख करोड़ रुपए सालाना चाहिए। आपके पास पैसा अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को देने को नहीं है।
आप तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, सड़कें मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपके यहाँ हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई ब्रिज गिर जाता है, और आपने बड़े बड़े वादे कर दिए, मैं हर परिवार को सरकारी नौकरी दूंगा, लोगों ने कहा मूर्ख बना रहे। आप ऐसा कोई वादा ना करें कि लोग उसको इग्नोर कर दें। आरजेडी के साथ यही हुआ। तो जब भी आप वादा करें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हमने जब उसका पूरा एनालिसिस किया, अगर आप देखें आज भी वो मेरे चैनल पे है कि कांग्रेस ने क्या वादे किए, मतलब आरजेडी और कांग्रेस ने, महागठबंधन ने क्या वादे किए और बीजेपी ने क्या वादे किए। दोनों के वादे पूरे नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम देखें कि कौन आधे रास्ते तक पहुंच पाएगा, शायद वो एनडीए है। पूरा तो वो भी नहीं कर पाए, लेकिन अगर आधे रास्ते भी पहुंच गए तो कुछ तो क्रेडिबिलिटी महागठबंधन से ज्यादा है। ये बात शायद हमारे अपोजिशन के लीगों को सीखनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन इज वाइटल। एक तरफ बीजेपी प्लस आरएसएस और दूसरी तरफ पता नहीं आरजेडी की ऑर्गेनाइजेशन कौन है, 5 आदमी परिवार के। कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन कौन है, देश की सबसे पुरानी पार्टी। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस का नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कौन है जिसको जनता सुनना चाहती है चुनाव की रैली में? कहां थे राहुल गांधी साहब जब पूरा का पूरा बीजेपी अपनी ताकत लगा के बिहार में चुनाव लड़ रहे थे? राहुल गांधी साहब क्यों गायब थे? जब आप लड़ाई के मैदान में ही गायब हैं तो फिर आप पे भरोसा कौन करे? और नंबर 2 आपके पास है नहीं, 3 आपके पास है नहीं। मैंने 5 साल पहले भी बिहार का चुनाव किया था, तब चुनाव का एनालिसिस किया था, वो मेरे ब्लॉग पे आज भी है वो आर्टिकल। उस समय भी मैंने कहा था कांग्रेस को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और यही बातें मैंने कही थी। 5 साल में कांग्रेस कुछ नहीं सीखी, गलती दोहराई, रिजल्ट हमारे सामने। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चूज पार्टनर्स केयरफुली। आरजेडी प्लस कांग्रेस इज अ डिजास्टर। दोनों ही जनता की नजरों में क्रेडिबल नहीं है। आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड तो यह है कि महिलाएं तो बिल्कुल नहीं चाहती आरजेडी, व्यापारी वर्ग नहीं चाहता आरजेडी, ये तो बात क्लियर है। जो यूथ है जिसने कभी आरजेडी का रूल नहीं देखा वो जरूर थोड़ा आरजेडी की बात में आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने भुगता है वो तो कभी नहीं चाहेंगे आरजेडी। और कांग्रेस ने किसका साथ दिया? आरजेडी का। और आरजेडी ने किसका साथ लिया? कांग्रेस का, जिसका क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क है पूरे देश में। अब सवाल इस बात का है कि जब आप ऐसा गठबंधन बनाएंगे तो क्या होगा? जस्ट बिकॉज कि लोग आपका नाम जानते हैं, आपके परिवार का नाम जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता राजनीति में, लोकतंत्र में, कि आपको चुनाव में दिया जाएगा वोट। जब वो ईमानदार और क्रेडिबल लोगों को जनता वोट नहीं देती तो आपका तो नाम वैसे ही चर्चित है, तो कौन वोट देगा? ये कांग्रेस और आरजेडी दोनों को सोचना होगा कि जो आपके नाम पे जो कालक लगी हुई है उसको कैसे हटाया जाए। अगले 5 साल ये सोचना पड़ेगा आरजेडी को, नहीं तो आरजेडी खत्म हो जाएगी। इस बात को हमें मानना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 10,000 रुपए हर महिला के खाते में दिए जाएंगे। ये तो आप 5 साल के शुरू में भी दे सकते थे, लेकिन टाइमिंग मैटर्स। किस समय आपको कौन सा फ्रीबीज देना है और किसको देना है, बीजेपी ने ये बात समझ ली है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उनको ये बात समझ में आ गई है कि महिलाओं को अगर हम इंसेंटिव देते हैं तो वो वोट में कन्वर्ट होता है। वही फॉर्मूला बिहार में लगाया गया और उसने काम किया। क्या बाकी राज्य सरकारें जो इस समय सत्ता में हैं, ऑपोजिशन वाली, क्या वो कुछ सीखेंगी कि आपकी जो स्कीमें हैं कब और कहां और कैसी होनी चाहिए और डिलीवर करनी चाहिए? घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। ये बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में कि पॉलिसीज़ जो बनती हैं अगर वो विमेन सेंट्रिक हैं तो उसका खामियाजा या उसका फ़ायदा चुनाव में होता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बिहार के मामले में आती है वो है इमोशनल कनेक्ट इन इलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। एलजेपी का क्या रोल है? रामविलास पासवान साहब की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसका क्या रोल है? कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना बिहार में है ना सेंटर में है, लेकिन इमोशनल कनेक्ट है। जो पासवान साहब थे उनका जो अपनी जाति में और अपनी बिरादरी में जो कनेक्ट था
उनको ये लगता है कि इस बिरादरी को अगर बचाना है या हमें अपनी बिरादरी का समाज में स्थान बनाए रखना है तो एलजेपी को हमें वोट देना होगा, नहीं तो हम मार्जिनलाइज हो जाएंगे। और कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि उन वोटर्स ने पासवान साहब की पार्टी का साथ दिया अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए। और यही कहा जाता है कि एलजेपी कहीं पे भी हो, अगर वो अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, चाहे सत्ता में हो या ना हो, वो समाज एलजेपी के साथ रहेगा, क्योंकि उनको वहां पे अपनी अस्मिता का सवाल दिखता है, अपने एग्जिस्टेंस का सवाल दिखता है। तो ये एलजेपी का फंडा है। इसके अलावा एलजेपी का और कंट्रीब्यूशन क्या है बिहार में, वो हमें समझ में नहीं आता। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ब्रांड ब्रिंग्स द क्रेडिबिलिटी इन कम्युनिकेशन। मोदी ने कहा कि साहब मोदी की गारंटी है, राहुल ने कहा मेरी गारंटी है, और आरजेडी ने कहा मेरी गारंटी है। जनता किस पे भरोसा करेगी? तीनों एक ही बात कह रहे हैं। इसका मतलब आपका जो ब्रांड है वो क्रेडिबिलिटी लेके आता है। जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड है इसलिए क्रेडिबिलिटी है, ऐसा नहीं। मोदी साहब ने अपने ब्रांड को कल्टीवेट किया, उस तरह से पूरा मीडिया कम्युनिकेशन हुआ कि मोदी है तो मुमकिन है, ये एक बात लोगों तक पहुंचाई गई और लोगों को क्रेडिबिलिटी हुई कि अगर 3 नेता मेरे को प्रॉमिस कर रहे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी और मोदी, कि हम ये करेंगे, मैं किस पे भरोसा करूं? तो यहां पे ब्रांड मोदी भारी पड़ता है। क्या ऑपोजिशन अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम करेगी? और वो सिर्फ आखिरी दिन चुनाव के दिनों में नहीं होता, जब आप ऑपोजिशन में हैं, अगर आपने एज ए एमएलए एमपी अपने अपने क्षेत्रों में काम किया और लोगों को लगा कि नहीं शायद छोटा ही काम है, इसने किया तो सही, जो कहा वो किया तो सही, जो इसकी क्षमता थी इसने किया, हम बड़ा मौका देंगे तो बड़ा काम करेगा, क्या शायद ये बात लोगों ने भी समझी और उस हिसाब से वोट दी। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों को लगा कि नहीं साहब पीके साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उसमें कहीं बुराई नहीं है, लोग कह रहे हैं बात तो अच्छी कर रहा है पीके, लेकिन लोगों के दिमाग में जो सबसे बड़ा खतरा था वो ये था कि अगर हमने पीके की पार्टी को वोट दे भी दिया, महिलाओं ने और बाकी लोगों ने, ये सत्ता तो बना नहीं पाएंगे, कुर्सी में तो आ नहीं पाएंगे, फिर कौन आएगा? हम बीजेपी के भी वोट काट देंगे और कहीं गलती से आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो बेहतर है कि पीके को पहले टीम बनाने दी जाए, उसके बाद हम सोचेंगे। फिलहाल बीजेपी और जेडीयू ही ठीक है। अगर पीके ने अपनी टीम दिखाई होती कि मेरे पास ये लोग हैं, आप याद करिए केजरीवाल कैसे सत्ता में आए। केजरीवाल ने उस समय बड़े बड़े नाम जो दिल्ली में थे, जिनकी क्रेडिबिलिटी थी, उनको साथ लेके वो चले। ये बात अलग है कि जैसे ही सत्ता मिली और उनके अंदर का जो विशैला रूप था वो सामने आया और उन सब लोगों को केजरीवाल ने निकाल भार किया, जिसके दम पे केजरीवाल सत्ता में आया था, जनता ने केजरीवाल को उखाड़ फेंका। जनता सब समझती है कि ये खेल क्या चल रहा है। हम आपको जिता रहे हैं आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी टीम की क्रेडिबिलिटी पे, आप अपने आप में कुछ नहीं। ये बात समझनी होगी। जेडीयू का फायदा क्या हुआ? चलो नीतीश कुमार जैसे भी हैं ईमानदार तो हैं, उन पे अपने पे दाग नहीं है। दिल्ली में मोदी है, उन पे पर्सनली कोई दाग नहीं है, बाकी तो सब चोर हैं, जनता तो ये बोलती है। तो शायद ये कुछ बेहतर करेंगे। अगर पीके ने अपनी अच्छी टीम बनाई होती और 10-15 लोग दिखाए होते जनता को कि अगर हम जीते तो ये लोग राज्य चलाएंगे, तो मुझे लगता है कि पीके को फायदा होता। लेकिन उन्होंने विश्वास जगाया, लोगों को एजुकेट किया और लोग बात समझ गए कि आरजेडी और कांग्रेस खतरनाक हैं, इसका मतलब उनको वोट नहीं देना है। लेकिन अगर पीके को भी देंगे तब भी कोई फायदा नहीं है, तो एनमास जो वोट था वो बीजेपी आरजेडी के खाते में चला गया। तो इस समय जेडीयू के खाते में चला गया। इसीलिए जो बीजेपी और जेडीयू की जो जीत हुई है, इसमें पीके ने जो मास अवेयरनेस का काम किया, इसका बहुत बड़ा रोल है। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन खुद के लिए पीके नहीं कर पाए। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिगेसी। लालू प्रसाद यादव की लिगेसी आप कैसे मिटाओगे? जंगल राज कैसे मिटाओगे? कांग्रेस का भ्रष्टाचार कैसे मिटाओगे? जब तक लोगों की यादों में ये है, आप वोट की उम्मीद कर कैसे सकते हैं? जिन लोगों को आपने पूरी जिंदगी सताया, उस समय आप सत्ता के नशे में थे, आपको लगता था अब तो हम राजा हैं। केजरीवाल को भी यही लगता था कि दिल्ली के राजा हम हैं।
जनता ने उठा वहां फेंका। लालू जी को भी यही लगता था, 20 साल से घर में बैठे। कहने का मतलब ये है, इस पूरे प्रोसेस को आपको समझना होगा। जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है और वही डिसीजन लेती है जो उसके हित में होता है। हम चाहे जनता को इलिटरेट बोलें, चाहे हम कुछ भी बोलें दोस्तों, हिंदुस्तान की जनता जितनी समझदार है, जो विजडम है, आपको उसको सलाम करना चाहिए। अमेजिंग है हिंदुस्तान, और ये बार बार इन चुनावों से पता लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी हमेशा के लिए है, इस बात को ध्यान रखना होगा। बीजेपी को सोचना होगा, मोदी साहब के बाद जनता किस पे भरोसा करे, कौन सी है नंबर 2 लाइन बीजेपी की जिसमें जनता भरोसा कर सके। मोदी साहब है, चलो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश करी, जनता ने उन पर भरोसा किया। मोदी साहब के बाद कौन बागडोर संभालेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस में भी सवाल यही है कि लीडर कौन होगा। आपके क्या विचार है दोस्तों? क्या लगता है, क्या बिहार की जनता का निर्णय सही था? अब आने वाले दिनों में बंगाल पे इसका असर क्या होगा, तमिलनाडु पे क्या होगा, वो भी हम देखेंगे। लेकिन जो बिहार ने सिखाया वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।